Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss feedback control system, which is linked or a portion of the previous topic, that is physiological regulation as a main theme we had started, and in that we had discussed the conformity and regulation, and then later on in the next lecture, in the second lecture of this main theme, we had discussed the process of homeostasis. What is homeostasis? Homeostasis is the ability of an organism to maintain a constant internal environment for a variable, for all the variables or for some of the variables. This is called homeostasis. यानी उसमें हमने बात की थी कि होमोस्टेसिस परफॉर्म करते हैं बाज़ ऑर्गेनिज्म, तो उससे मतलब क्या था कि वो एक ख़ास इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रखते हैं। अब ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या है? तो इट इज़ एक्चुअली अ टूल फॉर परफॉर्मिंग और रेगुलेटिंग इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी बॉडी के अंदर होमोस्टेसिस मेंटेन रखना या होमोस्टेसिस परफॉर्म करने के लिए कि यानी बॉडी को एक खास इंटरनल इन्वायरमेंट में या एक स्पेसिफिक रेंज में रखने के लिए खास कंट्रोल सिस्टम्स है या लूप्स है, उसको हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम या फीडबैक लूप्स कहते हैं। ठीक है, तो फीडबैक लूप्स के थ्रू या कंट्रोल सिस्टम के थ्रू होमोस्टेसिस परफॉर्म किया जाता है। मतलब एक बॉडी होमोस्टेसिस परफॉर्म करती है, मतलब वो रेगुलेट करती है एक अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को। तो उसमें ज़्यादातर कौन से टूल्स इन्वॉल्व होते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, उनके थ्रू दे maintain a constant internal environment. So feedback control system, you can say it is a tool. Men are most commonly used tools for maintaining homeostasis. फर्स्ट जर्नल इंट्रोडक्शन, तो इसमें यहाँ पे देखिए, टू मेंटेन होमोस्टेसिस एनिमल मस्ट डिटेक्ट एक्सटर्नल कंडीशन। अगर एक एनिमल ने होमोस्टेसिस मेंटेन रखना है तो उसको फर्स्ट तो एक्सटर्नल कंडीशन डिटेक्शन की ज़रूरत है। मतलब अगर वो बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है तभी वो आगे मेंटेन रख सकता है। अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस या एक्सटर्नल कंडीशन की डिटेक्शन नहीं कर सकता तो फिर वो होमोस्टेसिस भी मेंटेन नहीं रख सकता। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू मेंटेन होमोस्टेसिस एनिमल मस्ट डिटेक्ट एक्सटर्नल कंडीशन। सेकंड, इफ नेसेसरी इनिशिएट कंपेंसेटरी रिस्पांस, और अगर ज़रूरत हुई तो वो उसके उस एक्सटर्नल कंडीशन में चेंजेस, यानी ज़रूरत तभी आएगी अगर वो एक्सटर्नल कंडीशन बहुत वर्स तरीके से चेंज हो रहे हैं, तो ये उसके अपने बॉडी में उसके अगेंस्ट क्या करेगा? कंपेंसेटरी रिस्पॉन्सेस, यानी उसके अपोजिट चेंजेस काज करेगा, ताकि अगर एक्सटर्नली लेट से बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, एक्सटर्नल टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है एनवायरनमेंट का, तो बॉडी टेम्परेचर भी कोशिश होगी कि वो भी ड्रॉप हो जाएगा, यानी ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर ड्रॉप। लेकिन बॉडी क्या करेगी? ऐसे केस में ज़रूरत होगी कि बॉडी शाइवरिंग स्टार्ट करे, ठीक है, हीट प्रोडक्शन स्टार्ट करने की कोशिश करी ताकि बॉडी टेम्परेचर को वापस नॉर्मलाइज कर सके। तो इसको कंपेंसेटरी रिस्पॉन्सेस कहते हैं। कीप वाइटल एरिया बफर्ड अगेंस्ट अनफेवरेबल चेंजेस। इसके अलावा कीप वाइटल एरियाज बफर्ड अगेंस्ट अनफेवरेबल चेंज, कोई भी अनफेवरेबल चेंज अकर हो इर्द गिर्द तो उसकी बफरिंग करता है, मतलब स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है विद इन द नॉर्मल रेंज। ठीक, तो ये क्लियर हुआ 3 पॉइंट्स कि अगर एक एनिमल ने होमोस्टेसिस मेंटेन रखना है तो उसने एक्सटर्नल कंडीशन की डिटेक्शन की एबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड, अगर ज़रूरत पड़ी तो कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स भी उसके अगेंस्ट, ठीक है, शो करने होंगे। और थर्ड, कीप वाइटल एरिया बफर्ड अगेंस्ट अनफेवरेबल चेंज। अगर अनफेवरेबल चेंज अगर हो तो अपने बॉडी में जो मेन वाइटल यानी जो लाइफ सपोर्टिंग एरियाज है,
फीचर्स है उसकी भी बफरिंग करेगा, यानी स्टेबलाइज करने की कोशिश कर नॉर्मल रेंज में। एनिमल मोस्ट ऑफन मेंटेन होम्योस्टेसिस यूजिंग अ रिफ्लेक्स कंट्रोल पाथवे। ये आमतौर पे होम्योस्टेसिस पर मेंटेन रखने के लिए एनिमल्स रिफ्लेक्स कंट्रोल पाथवेज यूज कर, ज़्यादातर रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में ज़्यादातर रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम बट ज़्यादातर रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं फीडबैक कंट्रोल लूप्स में। A change in the internal and external environment provide a stimulus, the stimulus then causes a response। ये तो मैंने बताया कि रिफ्लेक्स कंट्रोल पाथवे कब एक्टिवेट होगी, वो तभी एक्टिवेट होगी बाहर से कोई स्टिमुलस प्रोवाइड हो, यानी चेंज इन इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो इंटरनल या बॉडी के अंदर किसी वेरिएबल में चेंज आ गया, बॉडी फ्लूइड्स में कोई अप्स एंड डाउन आ गए, किसी वेरिएबल पैरामीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, कोई आयरन है या कैल्शियम लेवल है या कोई और फीचर है, बॉडी टेम्परेचर है, कोर, ये कम ज़्यादा, तो इसकी वजह से बॉडी वही स्टिमुलस फिर हैंडल करने के लिए बॉडी एक रिस्पॉन्स इनिशिएट करेगी। सो फॉर इंस्टेंस व्हेन अ पर्सन डिप्रेस, ये यहाँ पे फिर आप खुद देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि फीडबैक सिस्टम किस तरह काम करते हैं। इसके लिए एक एनालॉजी यहाँ पे प्रेजेंट किया मैंने कि गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है या गैस पेडल कहते हैं, ठीक है। एक्सेलरेटर आप जानते हैं जिससे गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होती है, जितना आप वो दबाते हैं गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होती है। दूसरे साइड पे गियर होता है, सॉरी ब्रेक होता है, ब्रेक का पेडल होता है जिससे गाड़ी की स्पीड कम होगी, आप रुकवाना चाहते हैं तो वो रुकेगी। तो फॉर इंस्टेंस व्हेन अ पर्सन डिप्रेस द गैस एक्सेलरेटर पेडल ऑफ कार, यानी आप जितना एक्सेलरेटर पेडल दबाएंगे तो ये एक स्टिमुलस है आपका, ये पैडल दबाना ये एक स्टिमुलस है कार के लिए, तो कार एक्सेलरेट होगा। कार के एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेट होना रिस्पॉन्स है। तो आप पैडल दबाते हैं, ये स्टिमुलस हुआ और गाड़ी का स्पीड इंक्रीज होता है, एक्सेलरेट होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, चेंज आता है, तो इसको हम फिर उस गाड़ी का रिस्पॉन्स कहते हैं। तो पैडल दबाना स्टिमुलस और गाड़ी का स्पीड अप होना, एक्सेलरेट होना, ये क्या है, रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब आप पेडल से पाँव रिमूव करते हैं तो कार स्लो डाउन होगी, ठीक है। उठाते हैं, जितना आप एक्सीलरेटर को छोड़ते जाएंगे उतना ही वो स्लो होता जाएगा। इसी तरह एनिमल्स भी अपने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस की ट्यूनिंग करता है according to environmental changes according to the needs, यानी animal fine tune physiological responses by using antagonistic controls। एनिमल्स भी अपने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस की ट्यूनिंग करता है थ्रू एंटागोनिस्टिक कंट्रोल्स। एंटागोनिस्टिक कंट्रोल से क्या मुराद है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स दैट एक्सर्ट अपोजिट इफेक्ट्स ऑन अ स्टेप और पाथवे, यानी एक किस्म पे एक रेगुलेटर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक्सर्ट करते हैं अपोजिट इफेक्ट ऑन अ स्टेप और पाथवे। एंटागोनिस्टिक में मतलब कि एक काम करता है तो दूसरा उसके अपोजिट करता है, इसको एंटागोनिस्टिक कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। एंटागोनिस्टिक मसल पढ़े होंगे। तो एनिमल्स अपने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एंटागोनिस्टिक कंट्रोल के थ्रू हैंडल करते हैं, मतलब उनके पास अगर एक टूल है कि वो किसी वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं, किसी प्रोसेस में इंक्रीज लाते हैं, तो उसके अपोजिट दूसरा मेथड भी उसके पास होता है कि उस प्रोसेस को फिर डिक्रीज किस तरह करना है नॉर्मल तक, ठीक है। या अगर डिक्रीज हुआ है एनवायरमेंटल कंडीशन चेंजेस होने की वजह से तो उसको इंक्रीज, तो एंटागोनिस्टिक कंट्रोल होता है एनिमल्स के पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द कार एनालॉजी अबव द गैस पेडल एंड द ब्रेक आर एग्जांपल ऑफ एंटागोनिस्टिक, यानी इस कार के एग्जांपल में अगर आप देखें तो एक्सेलरेटर का पेडल और ब्रेक का पेडल ये एंटागोनिस्टिक कंट्रोल है। यू कैन काज द कार टू डिसेलरेट बाय टेकिंग योर फुट ऑफ, अगर आप कार को डिसेलरेट करना चाहते हैं तो गैस पेडल से एक्सेलरेटर से पाँव हटाते जाएंगे या उठाते जाएंगे, प्रेशर कम करते जाएंगे तो पेडल रिलीज होगा,
तो कार डिसेलरेट होगा, स्पीड कम होगा उसका, ठीक है। और डिप्रेसिंग द ब्रेक, दूसरा तरीका उसके पास क्या है कि या तो आप एक्सेलरेटर से पाँव उठाएंगे तो गाड़ी स्लो होगी, और या आप ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी स्लो होगी। यानी कार डिसेलरेशन के लिए उसके पास दो तरीके हैं, एक है क्या, एक्सेलरेटर से पाँव उठाना, दूसरा है ब्रेक। बट द कार रिस्पॉन्स विल बी ग्रेटर, लेकिन कार का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होगा, यानी वो ज़्यादा जल्दी स्लो होगा कि आप ब्रेक एक्सेलरेटर से पाँव भी उठाते जाते हैं और दूसरे साइड्स पे ब्रेक भी दबा रहे हैं, यानी दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। यू आर रिलीजिंग द एक्सेलरेटर एज वेल एज यू आर प्रेसिंग द ब्रेक, तो कार रिस्पॉन्स बहुत जल्दी होगा, बहुत अच्छा होगा, यानी वो जल्दी ही डिसेलरेट हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे बॉडी में इस तरह होती है, ठीक है। लाइक वाज एनिमल कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर बाय रेगुलेटिंग बोथ हीट प्रोडक्शन एंड हीट डिसिपेशन, ये एक एग्जांपल कि इसी तरह एनिमल्स, वो एनिमल्स जो होम्योथर्म्स है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, यानी बर्ड्स और मैमल्स, ज़्यादातर ये सब वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। तो एनिमल्स कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर बाय रेगुलेटिंग बोथ हीट प्रोडक्शन एंड हीट डिसिपेशन, ठीक है। यानी एनिमल बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करती है बाय काजिंग, बाय रेगुलेटिंग यानी बाय एडजस्टिंग द बॉडी हीट प्रोडक्शन, यानी जब ज़रूरत हो तो बॉडी, यानी अगर बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है और बॉडी से हीट लॉस ज़्यादा हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो बॉडी कोशिश करेगी कि ऐसे मैकेनिज्म्स, ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को स्टार्ट करे जो हीट प्रोड्यूस करे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा, तो बॉडी का टेम्परेचर रेज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट, अगर किसी कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो बॉडी से हीट लॉस वो ज़्यादा करने की कोशिश करेगी और हीट गेन कम करने की कोशिश करेगी। तो दोनों इसी तरह कार के ब्रेक दबाने, यानी अगर सिर्फ हीट प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं इन अ कंडीशन वेयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप, जब बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होने के केस में बॉडी कोशिश करे, अगर बॉडी सिर्फ कोशिश करे कि हीट प्रोडक्शन इंक्रीज करे तो हीट प्रोडक्शन विल सॉल्व प्रॉब्लम अ लिटिल बिट। लेकिन अगर बॉडी ये कोशिश साथ नहीं कर रही कि हीट लॉस कम करे, तो बॉडी अगर ये हीट प्रोड्यूस भी कर रहे तो बॉडी टेम्परेचर तो नॉर्मलाइज होगा, लेकिन स्लोली और ग्रेजुअली होगा, एज कंपेयर टू इन दैट कंडीशन जहां पे बॉडी हीट भी प्रोड्यूस कर रही है, इंक्रीज कर रही है और साथ साथ हीट लॉस भी कम कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर लो से बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएगा। दूसरे, इसके अपोजिट केस अगर हम ले, बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ है एनवायरमेंटल राइज इन टेम्परेचर की वजह से, तो बॉडी कोशिश करेगी, बॉडी का अल्टीमेट होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म या मकसद ये होगा कि उसको नीचे लाकर नॉर्मलाइज करे बॉडी के टेम्परेचर को। तो नॉर्मलाइज करने के लिए दो स्ट्रेटेजीज यहाँ पे इसके पास एंटागोनिस्टिक कंट्रोल है। एक कि बॉडी टेम्परेचर को क्या करे, शाबाश, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए फर्स्ट इसके बॉडी में हीट लॉस ज़्यादा करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस हो, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस होगा तो बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। दूसरी साइड पे हीट प्रोडक्शन कम करने की भी कोशिश करेगा कि मजीद हीट गेन डिक्रीज करने की कोशिश करेगा ताकि बॉडी टेम्परेचर जल्दी ड्रॉप हो जाए। तो अगर दोनों काम करता है, हीट गेन भी कम करता है और हीट लॉस इंक्रीज कर देता है, तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपने कार का ब्रेक भी दबाया और एक्सीलरेटर भी छोड़ दिया तो गाड़ी जल्दी रुक जाएगी। तो इसी तरह इस केस में बॉडी टेम्परेचर जल्दी नॉर्मलाइज होगा कि अगर बॉडी ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म कर देता है, ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इनिशिएट करता है जो हीट गेन कम करे और हीट लॉस इंक्रीज करे, तो ऐसे केस में बॉडी टेम्परेचर बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो हार्मोन मीडिएट मेनी एंटागोनिस्टिक कंट्रोल, ये एग्जांपल बता रहे कि हार्मोन्स आर द बेस्ट एंटागोनिस्टिक कंट्रोल्स, यानी हार्मोन एक्ट एज अ मैसेंजर्स, हार्मोन्स एज अ मैसेंजर काम करते हैं, ज़्यादातर वो एज अ मैसेंजर काम करते हैं फॉर एक्टिवेटिंग antagonistic control mechanisms
इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर एंटागोनिस्टिक कंट्रोलर ऑफ ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन है तो वो ब्लड लेवल, ग्लूकोज का ब्लड में जो अमाउंट है अगर वो हाई हो जाता है तो इंसुलिन उसको डिक्रीज करता है, और ग्लूकागॉन इसके अपोजिट काम करता है। अगर बॉडी के अंदर यानी प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल प्लाज्मा में अगर कम हो जाए नॉर्मल से तो उसको रेज करने की कोशिश करता है ग्लूकागॉन। ठीक है, सो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर एंटागोनिस्टिक कंट्रोलर्स फॉर ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड प्लाज्मा। अब डिफाइन करते हैं फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। तो ये बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे भी आपने पढ़े, डिफरेंट डेफिनेशंस विद डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ, लेकिन सब से एक ही यानी मतलब आप निकाल सकते हैं कि वो सिस्टम्स, वो फीडबैक लूप्स उसको कहते हैं, या फीडबैक कंट्रोल सिस्टम उस किस्म के सिस्टम्स को कहते हैं जिसमें आउटपुट या द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस इट सेल्फ रेगुलेट द प्रोसेस। शॉर्ट अगर हम कहें, ठीक है, कि फीडबैक को हम डिफाइन किस तरह करेंगे। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम जिसका प्रोडक्ट या आउटपुट वो किसी प्रोसेस का आउटपुट या किसी प्रोसेस का प्रोडक्ट उसी प्रोसेस के रेट वगैरह को वापस आके कंट्रोल करता है, तो इसको हम फीडबैक कहते हैं। आमतौर पे फीडबैक मीन व्हेन द प्रोडक्ट या द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस इटसेल्फ रेगुलेट द प्रोसेस। यानी एक प्रोडक्ट बनना है, इधर से पायरुवेट बन रहा है ग्लाइकोलिसिस में, और यही पायरुवेट फिर अपने इस पाथवे को यानी ग्लाइकोलिसिस को इसको कंट्रोल करता है, इसको चेंज करता है, इसकी स्पीड में इंक्रीज डिक्रीज लाता है। जब पायरुवेट ज़्यादा बन जाता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये इन रियल सेंस इस तरह नहीं है, लेकिन पायरुवेट का इंक्रीज लेवल लेट्स से इफ इट काजेस स्विचिंग ऑफ द ग्लाइकोलिटिक पाथवे एंजाइम, और अगर डिक्रीज इन द लेवल ऑफ पायरुवेट स्टार्ट स्विचिंग ऑन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस पाथवे एंजाइम्स, तो इसको हम फीडबैक कहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिटिक पाथवे का, ग्लाइकोलिसिस का। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे इस वजह से हमने कहा जनरल शॉर्ट द आउटपुट आर द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस इटसेल्फ रेगुलेट द प्रोसेस। यानी फीडबैक सिस्टम या फीडबैक किसे कहते हैं? जब किसी प्रोसेस का प्रोडक्ट या आउटपुट जो भी फॉर्म है वो कंट्रोल करे या रेगुलेट करे खुद ही उस प्रोसेस को, तो उसको हम क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। A feedback mechanism is a physiological regulatory system that either returns the body to a normal internal state or less commonly brings an internal system further away from the homeostasis। ये प्रॉपर डेफिनेशन है जो मैंने हाईलाइट किया है। इसमें तकरीबन सब एस्पेक्ट्स फीडबैक मैकेनिज्म के, फीडबैक सिस्टम के, एक टिपिकल फीडबैक सिस्टम के सारे फीचर एक्सप्लेन्ड है, एक जामे डेफिनेशन है ये। ठीक है, ये वो फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम है, यानी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वगैरह को, बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ वगैरह को रेगुलेट करने का सिस्टम कहलाता है हम इसको। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी, ये फिजियोलॉजी में हम बात करते हैं, वरना ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम याद रखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अब अप्लाई होता है, इकोसिस्टम लेवल पे भी अप्लाई होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट साइंस फील्ड में ये यूज़ होता है। ठीक है, फीडबैक लूप्स, तो ये आपको पता होना। यहाँ पे हम अपने ही कंसर्न फील्ड में हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह हम डिफाइन भी करते हैं। अ फीडबैक मैकेनिज्म इज अ फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम दैट आइदर रिटर्न्स द बॉडी टू अ नॉर्मल इंटरनल स्टेट, यानी फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी सिस्टम है जो या तो रिटर्न करती है बॉडी को नॉर्मल इंटरनल स्टेट में, यानी होमोस्टेसिस की तरफ कोशिश करती है कि बॉडी को मेंटेन रखे विद इन द होमोस्टेसिस। अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, किसी भी वेरिएबल, किसी भी पैरामीटर, वो बॉडी टेम्परेचर है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, लेवल है किसी गैस वगैरह की ब्लड में, तो अगर अप्स एंड डाउन आते हैं नॉर्मल से हट के, तो ये फिजियोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? ये रिटर्न करता है बॉडी को नॉर्मल इंटरनल स्टेट, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। या बाज ऐसे भी फीडबैक मैकेनिज्म है जो क्या करते हैं? दे ब्रिंग
an internal system further away from the homeostasis, या वो मजीद होमोस्टेसिस से दूर लेके जाते हैं कि अगर एक वेरिएबल बाज फीडबैक मैकेनिज्म ऐसे है कि अगर एक वेरिएबल वायलेट करे नॉर्मल रेंज से, यानी ज़्यादा या इंतहाई कम हो जाए, तो वो फिर क्या करते हैं, मजीद उस वायलेशन में इंटेंसिटी लाते हैं, मतलब मजीद उसको दूर लेके जाते हैं होमोस्टैटिक रेंज से। तो इसको हम आप आगे पढ़ेंगे, पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। फर्स्ट वन, ज़्यादातर फीडबैक मैकेनिज्म ये नेगेटिव फीडबैक होते हैं और उसकी हमने फर्स्ट पोर्शन में डिफाइन किए, यानी वो फीडबैक मैकेनिज्म्स जो रिटर्न करते हैं बॉडी को नॉर्मल इंटरनल स्टेट में या कंडीशन तक, ठीक है, या लेस कॉमनली, यानी पॉजिटिव फीडबैक रेयर है, ये पॉजिटिव फीडबैक की तरफ इशारा है। दैट ब्रिंग्स और कीप्स एन इंटरनल सिस्टम फर्दर अवे फ्रॉम द होमोस्टेसिस, यानी होमोस्टैटिक रेंज से मजीद दूर लेके जाते हैं। तो ऐसे फीडबैक सिस्टम्स को पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे कहते हैं टू मैकेनिज्म एग्जिस्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दीज एक्ट वाया, ये दोनों या जितने भी फीडबैक मैकेनिज्म्स है, these act via nerve pathways or chemicals such as hormone to cause a stimulatory or inhibitory effect। ये रीजन है कि फीडबैक मैकेनिज्म्स किस टूल्स के थ्रू फिर, यानी फीडबैक मैकेनिज्म के लिए फिर मैसेंजर्स क्या है, तो वो या तो नर्व्स है यानी न्यूरॉन्स, नर्व इम्पल्स, और या केमिकल्स है मतलब हार्मोन्स है, जिनके थ्रू वो स्टिमुलेटरी या इनहिबिटरी इफेक्ट काज करते हैं। ठीक है, याद रखिए स्टिमुलेटरी मीन कि वो स्टिमुलेट करे, एक एक्टिविटी को इंक्रीज करे अगर वो नॉर्मल से ड्रॉप हुआ है, या इनहिबिटरी अगर वो नॉर्मल से बहुत हाई हुआ है तो इस मैकेनिज्म को स्विच ऑफ करने की ज़रूरत है, तो इसको इनहिबिटरी इफेक्ट। तो फीडबैक मैकेनिज्म में दोनों अंदर आते हैं, दे कैन कॉज स्टिमुलेशन ऑफ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और दे कैन इनहिबिट। ठीक है, यानी इनके इफेक्ट्स जो है स्टिमुलेटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। अक्सर हम लोग सिर्फ एक एस्पेक्ट स्टिमुलेशन का या इनहिबिटरी का डेफिनेशन में ऐड करते हैं, आगे डेफिनेशन आ भी जाएंगे, उसमें अक्सर स्टिमुलेटरी या सिर्फ इनहिबिटरी। इस वजह से मैंने कहा कि ये एक कंप्रहेंसिव डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर कि दीज एक्ट, यानी किस थ्रू ये काम करते हैं, इनके लिए मैसेंजर्स क्या है, नर्व पाथवेज के थ्रू ये सिग्नल्स भेजते हैं, या केमिकल्स सच एज हार्मोन्स के थ्रू दे कैन कॉज स्टिमुलेटरी, अगर कोई प्रोसेस एक्टिवेट करने की जरूरत है, उसके रेट में इंक्रीज करने की जरूरत है, तो इट विल बी कॉल्ड एज स्टिमुलेटरी फीडबैक इफेक्ट, या इनहिबिटरी इफेक्ट, या कोई एक्टिविटी रोकवानी है, उसको कम करनी है, तो इसको इनहिबिटरी इफेक्ट कहेंगे फीडबैक का। तो फीडबैक मैकेनिज्म आल्सो फाउंड इन इकोसिस्टम, नॉट ओनली इन द बॉडी। ये मैंने बता दिया कि बड़े बड़े लेवल पे फीडबैक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम फिजियोलॉजिकल बात करते हैं तो हम सिर्फ इस तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। A feedback control system is a system whose output is controlled using its measurement as a feedback signal। क्लियर हुआ? यानी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एक ऐसे सिस्टम होता है जिसका आउटपुट ये कंट्रोल किया जाता है बाय मेजरिंग द आउटपुट एज अ फीडबैक सिग्नल। समझ आ रहा है? यानी एक वो सिस्टम फीडबैक सिस्टम कहलाता है जिसका आउटपुट, यानी वो कोई प्रोडक्ट है, वो कोई सिग्नल है, जो भी चीज़ है, कोई भी एक्टिविटी है, एक सिस्टम है, उसका एक आउटपुट प्रोडक्ट है। अगर वो आउटपुट का मिकदार ये एक खास अमाउंट में बनाना चाहता है, तो अगर इसके लिए ये सिस्टम इस आउटपुट की मेजरमेंट करता है कि कितना आउटपुट बन रहा है, मुसलसल उसको अंडर मेजरमेंट रखता है, तो इसको भी हम फीडबैक सिस्टम कहते हैं। यानी द आउटपुट, द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोडक्ट इज टेकिंग एज अ सिग्नल, कि अगर वो कम बनना शुरू हो जाए बॉडी में तो उसको ज़्यादा किस तरह करेंगे, यानी वो सिग्नल डिटेक्ट हो जाता है कि ये प्रोडक्ट नॉर्मल से कम बन रहा है, यानी ये प्रोसेस स्लो हो रहा है, तो बॉडी स्विच ऑन कर देती है ऐसे एक्टिविटीज़ कि वो उस प्रोसेस को इंक्रीज करे। दूसरे साइड पे बॉडीज़ में अगर कोई चीज़ नॉर्मल से ऊपर हो जाए, तो बॉडी ऐसे एक्टिविटी इनिशिएट करेगी कि उसको क्या करे, नॉर्मलाइज करे, तो फिर भी ये आउटपुट हुआ। यानी मुसलसल अंडर ऑब्जर्वेशन
एक प्रोसेस का अपने आउटपुट को ऑब्जर्वेशन में रखना कि उसमें वो नॉर्मल में रहता है, या अगर नॉर्मल से बढ़ गया तो वही आउटपुट प्रोडक्ट एज अ सिग्नल जाता है और उस सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसमें चेंजेस लाता है, यानी रेट में उतार चढ़ाव लाता है अकॉर्डिंगली। अगर उसका मिकदार ज्यादा हुआ है, दैट इंक्रीज इन द प्रोडक्ट act as a signal for the system to decrease the rate, to lower the rate. अगर वो decrease in amount of the product है, output product है, तो वो decrease in the output product act as a signal and alter the alter the process in such a way that it will cause an increase in the speed of the process. ठीक हुआ। इसके अलावा The feedback signal is compared with the reference signal to generate. Reference signal क्या है? सेट पॉइंट इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी में, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर है तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे बॉडी के लिए कि इसमें बॉडी का टेम्परेचर रखना है, या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ब्लड में तो उसकी एक नॉर्मल वैल्यू है, तो इसको स्टैंडर्ड या रेफरेंस सिग्नल कहते हैं। तो फीडबैक सिग्नल क्या है कि मैंने आपको कहा कि आउटपुट में उतार चढ़ाव आता है नॉर्मल से हट के, तो ये अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। तो अंडर ऑब्जर्वेशन यानी इससे मुराद के बॉडी के जो चीज उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखती है, तो पहले बॉडी को पता होना चाहिए कि मेरे इस पैरामीटर, इस वेरिएबल के लिए क्या नॉर्मल या स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो अगर नॉर्मल वैल्यू का पता है किसी पैरामीटर का, तो तभी वो कंपेयर कर सकता है आउटपुट सिग्नल को उसके साथ। तो कंपेयर करता है स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू से ऊपर गया या डिक्रीज हुआ। तो अगर ऊपर जा रहे तो ये डिक्रीज करने की बॉडी ऐसी एक्टिविटी इनिशिएट करेगी कि उसको वापस नॉर्मलाइज करने की, यानी नीचे ले लाएगा। अगर वो पैरामीटर स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द बॉडी से, जिसको रेफरेंस सिग्नल कहते हैं, ठीक है, उससे यानी उसके साथ देखा और ये कम नजर आ रहा था, कम हुआ था, तो बॉडी विल स्टार्ट regulation in a method that will cause increase in the amount of the output product. Clear हुआ? तो इस वजह से कहते हैं कि the feedback signal is compared with the reference signal to generate an error signal which is filtered by a controller to produce the system control input. यानी फीडबैक सिग्नल क्या करता है कि वो रेफरेंस सिग्नल के साथ फीडबैक सिग्नल कंपेयर करता है, और ये दोनों फीडबैक सिग्नल जब रेफरेंस सिग्नल के साथ कंपेयर हो जाता है तो पता चल जाता है कि कोई एरर है इसमें या नहीं। एरर सिग्नल उसको कहते हैं। एरर सिग्नल मीन कि एक स्टिमुलस एक वेरिएबल, जैसे बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा नॉर्मल से राइज हुआ, तो पहले हम हाइपोथैलेमस कंपेयर करता है कि बॉडी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसको पता होता है 36 या 37 लेट्स से। तो जब बॉडी का टेम्परेचर ये देखता है कि 37 से अबव है या बिलो है, तो ये कंपेयर करेगा इसको स्टैंडर्ड पॉइंट से। स्टैंडर्ड पॉइंट क्या है? वो सेट पॉइंट 37, ये उसको पता होता है। तो इससे एक एरर सिग्नल बन जाएगा कि बॉडी टेम्परेचर इज वेरी लो और हाई फ्रॉम द नॉर्मल रेंज, इसको एरर सिग्नल कहते हैं। अब एरर सिग्नल ये क्या करते हैं? फिल्टर बाय कंट्रोलर होगा, यानी हमारा ब्रेन इस केस में कंट्रोलर है, और फिर वो एक सिस्टम कंट्रोल इनपुट जनरेट करेगा, यानी सिस्टम को एक इनपुट भेजेगा ताकि अगर बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ तो ऐसे एक्टिविटी बॉडी में ऐसे फैक्टर्स को इनिशिएट करेगा, स्टिमुलेट करेगा वो कंट्रोलर यानी ब्रेन, कि वो बॉडी टेम्परेचर को या राइज करे अगर वो कम हुआ था, या अगर राइज हुआ था तो कम करे। ठीक हुआ? Feedback occur when output of a system are routed back as an input, as a part of the chain of cause and effect that form a circuit loop. The system can then be said to feed back into itself. ये मैंने बताया, ठीक है। फीडबैक किसे कहते हैं? जब आउटपुट ऑफ अ सिस्टम वो रूटेड बैक हो, वापस आए एज अ इनपुट, एज अ पार्ट ऑफ अ चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट दैट फॉर्म अ सर्किट और लूप। यानी एक सिस्टम का आउटपुट है और वो वापस आके उसी सिस्टम का एज अ इनपुट सिग्नल काम कर रहा है, यानी उसको इसके रेट को कंट्रोल कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो इसको हम फीडबैक लूप्स कहते हैं।
ठीक है। द सिस्टम कैन देन बी सेट टू फीडबैक इनटू इटसेल्फ, यानी वो अपने आउटपुट प्रोडक्ट के थ्रू अपने आप को एक सिग्नल भेजता है। तो ऐसे लूप्स को हम, ऐसे सिस्टम को हम फीडबैक लूप कहते हैं। यानी जब उसका प्रोडक्ट आके वापस उसके अर्ली स्टेप्स वगैरह को और उसके रेट वगैरह को अफेक्ट करते हैं, यानी उसका प्रोडक्ट उसके लिए एक सिग्नल, एक इनपुट सिग्नल का काम करता है, तो उसको फीडबैक लूप सिस्टम कहते हैं। Feedback mechanism system consists of a cycle of events in which information about a change is feedback into the system so that the regulator can control the process। ये मैंने बताया, ठीक है। ब्रेन ज्यादातर रेगुलेटर होता है, ये जनरली। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि फीडबैक आर द मेन रेगुलेटरी सिस्टम्स इन्वॉल्व इन द होमोस्टेसिस, यानी होमोस्टेसिस हमारी बॉडी में मेंटेन रहती है ड्यू टू फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अगर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ना होते तो होमोस्टेसिस नहीं होता। तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट बरकरार रहता है एक नॉर्मल रेंज में। क्लियर हुआ? तो ये सिग्निफिकेंस है। कंपोनेंट्स ये मैंने जनरल यहाँ पे प्रेजेंट किया कि एक फीडबैक सिस्टम में क्या तरीक़ाकार होता है। स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस चेंज यानी वो डिटेक्ट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, चेंज इन ह्यूमिडिटी और अदर थिंग्स इन द बॉडी ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। तो स्टिमुलस डिटेक्ट करता है रिसेप्टर इन द बॉडी, रिसेप्टर उसको भेजता है कि उस चेंज इन द स्टिमुलस यानी उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को भेजता है कंट्रोल सेंटर, जो ब्रेन ज़्यादातर केसेस में होता है। और ब्रेन फिर एक खास इफेक्टर को अकॉर्डिंगली, यानी उस स्टिमुलस के मुताबिक, उस मैसेज के मुताबिक, हर एक मैसेज के लिए अपना एक इफेक्टर होता है जो कंट्रोल सेंटर उसको मैसेज देता है कि आप कोई इफेक्ट या ये रिस्पॉन्स शो करें। तो ये जनरल मेथड, ठीक है, कि स्टिमुलस detected by receptor and the receptor send signal to control center, that is most cases brain, and the brain then targets or send signal to the effectors। ठीक हुआ? तो ये तो था सिग्निफिकेंस। अब वर्किंग प्रिंसिपल या कंपोनेंट ऑफ द फीडबैक सिस्टम, यही यहाँ पे ये कंपोनेंट है। रिसेप्टर होगा, कंट्रोल सेंटर होगा और इफेक्टर होगा, ठीक है। ये फीडबैक सिस्टम और वर्किंग प्रिंसिपल भी यही है। आप देख सकते हैं कि स्टिमुलस डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स इन द बॉडी, द रिसेप्टर सेंड सिग्नल्स टू द कंट्रोल सेंटर इंटरप्रेट द सिग्नल और द चेंज, और फिर कंट्रोल सेंटर उस सिग्नल के मुताबिक एक रिप्लाई, एक और मैसेज सेंड करता है, इफेक्टर को बताता है कि क्या करना है। इफेक्टर क्या है? लेट्स से बॉडी टेम्परेचर जब राइज होता है, द राइज इन द बॉडी टेम्परेचर एक्ट एज ए स्टिमुलस, ठीक है। यानी एनवायरमेंटल टेम्परेचर राइज हुआ, बॉडी टेम्परेचर उसकी वजह से राइज हुआ, तो ये एक्ट करती है एज ए स्टिमुलस। तो बॉडी में रिसेप्टर्स है, हीट रिसेप्टर्स है, वो डिटेक्ट करते हैं उस स्टिमुलस में, यानी बॉडी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर। रिसेप्टर ये मैसेज सेंड करते हैं, जितनी भी हीट रिसेप्टर्स है वो कलेक्टिवली सेंड करते हैं कंट्रोल सेंटर जो ब्रेन में है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर हाइपोथैलेमस में। तो वही पे कंट्रोल सेंटर इंटरप्रिटेशन करता है। अब हाइपोथैलेमस देखेगा कि बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ है चूंकि, तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी राइज हो रहा है, ठीक है, यानी क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंजेस की वजह से बॉडी टेम्परेचर राइज हो रहा है, हीट गेन इंक्रीज हो रहा है। तो जो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया कि बॉडी टेम्परेचर इज गोइंग टू राइज, या राइज हो रहा है या हुआ है, तो रिसेप्टर ये मैसेज कंट्रोल सेंटर को देता है। कंट्रोल सेंटर फिर वो इंटरप्रेट करता है कि बॉडी टेम्परेचर में चेंज तो आया है, क्या चेंज आया है, राइज आया है, मतलब ज़्यादा हुआ है नॉर्मल से। तो अब इसको कम किस तरह किया जाए, तो कंट्रोल सेंटर को ये पता होता है कि ऐसे केस में मैंने कौन से इफेक्टर्स को एक्टिवेट करना है, स्टिमुलेट करना है। तो लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि राइज इन टेम्परेचर के केस में कंट्रोल सेंटर यानी हाइपोथैलेमस इस केस में जो है वो सेंड करेगा इंफॉर्मेशन स्वेट ग्लैंड्स को, कि स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करे ताकि स्वेटिंग हो, पसीना निकले
और परस्पायरेशन हो, वो एवापोरेट होके वो हीट लेके जाए, यानी हीट लॉस इंक्रीज करने के लिए बॉडी में कंट्रोल सेंटर इस केस में क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट करेगा, स्वेटिंग का प्रोसेस स्टिमुलेट। तो ये स्वेट ग्लैंड इस केस में क्या हुए, इफेक्टर्स हुए। तो ये तो वर्किंग प्रिंसिपल हुए। और कंपोनेंट, तीन बड़े कंपोनेंट, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। इज इट क्लियर? So, working principle and component of feedback system. Biology of feedback mechanism is a physiological loop that brings the body either towards or away from the normal steady state. Away, positive feedback के केस में, और towards the homeostasis और steady state से मुराद homeostatic state, ठीक है, normal state। तो towards ये कौन करता है, negative feedback system करते हैं, mechanism करते हैं। और positive feedback it keeps the body away from the normal steady state, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक से ज्यादातर केस में। द फीडबैक मैकेनिज्म आल्सो रेफर टू एज फीडबैक लूप्स आइदर एम्पलीफाइज अ सर्टेन बायोलॉजिकल पाथवे आर इनहिबिटेड, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म को फीडबैक लूप भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आइदर एम्पलीफाई अ सर्टेन बायोलॉजिकल पाथवे आर इनहिबिटेड। द फीडबैक कंट्रोल रिस्पॉन्ड टू द सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर वेरिएबल। फीडबैक कंट्रोल्स रिस्पॉन्ड टू द सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये ऊपर मैंने बताया कि कोई भी किस्म की यानी फीडबैक कंट्रोल्स एक्टिवेट होंगे तब जब बाहर से कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी कोई स्टिमुलस अवेलेबल हो जाए, यानी चेंज इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल अवेलेबल हो जाए। टेम्परेचर, सैलिनिटी हुई, पीएच हुआ, या इनके लिए रेगुलेशन रिक्वायर्ड होती है, तो सेंसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होते हैं इन सब वेरिएबल में चेंज आने से। यानी द फीडबैक कंट्रोल रिस्पॉन्ड, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कब एक्टिवेट होगा, दे विल रिस्पॉन्ड टू द सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर वेरिएबल। सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि टेम्परेचर में चेंज, सैलिनिटी में चेंज, पीएच में चेंज, ये सब। और बॉडी को पता चले कि अब इसकी रेगुलेशन की जरूरत है, तो फीडबैक सिस्टम और फीडबैक कंट्रोल विल activate, will come in action, and they will start adjusting those variables to the normal. This regulation requires ज़्यादातर केस में normal, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक के केस में it will keeps the variable away from the normal. This regulation requires continuous sampling of, और इस रेगुलेशन के लिए चाहिए कि बॉडी फीडबैक कंट्रोल या बॉडी हर वक्त, या वो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हर वक्त सैम्पलिंग करे। सैम्पलिंग करे मतलब कि वो हर वक्त वाकिफ रहे कि लेट से सैलिनिटी है तो वो हर वक्त ब्लड में चेक करेगा, रीड करेगा, यानी स्क्रीनिंग करेगा कि बॉडी की सैलिनिटी में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, ठीक है। सैम्पलिंग मतलब कि लेट से ब्लड में वो चेक करेगा मुसलसल, ये नहीं है कि बस 2 साल बाद चेक करेगा से। तो सैलिनिटी रेगुलेट करने के लिए, उसमें अप्स एंड डाउन आने के को एडजस्ट करने के लिए फीडबैक सिस्टम को ये चाहिए कि वो हर वक्त नज़र रखे और हर वक्त चेकिंग करे सैलिनिटी इन द ब्लड, या किसी पीएच को, ब्लड की पीएच को मुसलसल वो चेक करता जाए। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो हर वक्त, यानी अगर उसने रेगुलेट करना है किसी वेरिएबल के कंडीशंस को नॉर्मल में रखना है या एडजस्ट करना है अकॉर्डिंगली टू द बॉडी नीड, तो हर वक्त फीडबैक सिस्टम के पास ऐसे टूल होने चाहिए कि वो उनसे सेंसरी इंफॉर्मेशन हासिल करे, ठीक है। इस वजह से कहते हैं दिस रेगुलेशन रिक्वायर कंटिन्यूस सैम्पलिंग ऑफ कंट्रोल वेरिएबल एंड रिस्पेक्टिव करेक्टिव एक्शंस। तभी पर वो रिस्पेक्टिव यानी उसके मुताबिक करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं एक फीडबैक, जब उसको मुसलसल वो रीड कर रहा हो एक वेरिएबल को। जब भी वो ऊपर जाता है तो ये करेक्टिव मेजरमेंट्स यानी ये एक्टिवेट होगा और उसको करेक्ट करेगा, नॉर्मलाइज करेगा। नेगेटिव फीडबैक केस में ज्यादातर की हम बात करते हैं, ठीक है। दिस पाथवे मोस्ट कॉमनली रिटर्न द बॉडी टू होम्योस्टेसिस, ज्यादातर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे ज्यादातर में हम बाज पॉजिटिव फीडबैक्स नहीं इंक्लूड करते। में हमने पढ़ा कि बाज ऐसी फीडबैक मैकेनिज्म है दैट कीप्स द बॉडी फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होमोस्टैटिक स्टेट, और वो ज्यादातर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स है। होमोस्टैटिक स्टेट रिफर्स टू द स्टेबल स्टेट ऑफ एन इनर एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये मैंने बताया कि होमोस्टैटिक स्टेट किसे कहते हैं। फीडबैक सिस्टम रिक्वायर 3 कंपोनेंट, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर
एन इफेक्टर, ये मैंने बताया। रिसेप्टर को सेंसर भी कहते हैं। इट रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड दिस टू द कंट्रोल, इट डिटेक्ट स्टिमुलस। कंट्रोल सेंटर क्या करता है, ये इवेलुएट करता है, चेक करता है प्रोसेस कि क्या चेंज अकर हुआ है किसी वेरिएबल में, ठीक है, और किस इफेक्टर को अब मैंने एक्टिवेट करना है, क्या एक्टिविटी एक्टिवेट करनी है कि वो करेक्शन करे इस स्टिमुलस की जो मुझे डिटेक्ट हुआ है, जिस वेरिएबल के अंदर चेंज डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। तो प्रोसेस रिसेप्टर इंफॉर्मेशन एंड स्टिमुलेट द इफेक्टर, इसका काम क्या होता है कि इट प्रोसेस और इंटरप्रेट द रिसेप्टर इंफॉर्मेशन, जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन में उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, एंड फर्दर इट स्टिमुलेट द इफेक्टर, और फर्दर फिर स्टिमुलेट करता है इफेक्टर को कि वो कुछ एक्टिविटी करे, ऐसी एक्टिविटी कि वो उस वेरिएबल के अमाउंट को एडजस्ट करे होमोस्टैटिक स्टेट में ज़्यादातर केस में। कैरीज आउट अ स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल सेंटर इंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है, या तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट काज करेगा, मैंने आपको कहा लेट से कि एक प्रोसेस कम हुआ है तो उसको स्टिमुलेट करेगा कि इनिशिएट करे, या किसी एक्टिविटी को स्टॉप करने की कोशिश करेगा, उसके थ्रू वो उस वेरिएबल के अमाउंट को एडजस्ट करेगा। तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट के थ्रू भी, यानी लेट से स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, स्वेटिंग स्टिमुलेट किया। दूसरे साइड पे लेट से हीट गेन कम करने के लिए इनहिबिशन करेगा, मेटाबॉलिक रेट शायद ड्रॉप करे, तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट हुआ। तो हीट बॉडी टेम्परेचर अगर राइज होता है तो बॉडी के पास दोनों स्ट्रेटजीज हो सकते हैं हीट बॉडी टेम्परेचर को वापस कम करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए। एक है स्वेटिंग, तो ये स्टिमुलेटरी है, इट विल स्टिमुलेट द स्वेट ग्लैंड, इट विल स्टिमुलेट द स्वेट ग्लैंड, तो ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट है इफेक्टर का। दूसरे साइड पे इनहिबिटरी इफेक्ट क्या होगा कि वो शायद मेटाबॉलिक रेट को कम करे ताकि हीट प्रोडक्शन को इनहिबिट करे और डिक्रीज करे, तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट हुआ। तो फीडबैक में इनहिबिटरी इफेक्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और स्टिमुलेटरी इफेक्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सिग्नल कैन बी सेंड बाय नर्व पाथवे, ये मैंने बताया था पहले भी कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में सिग्नल्स यानी रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर, इन तीनों के दरमियान कम्युनिकेशन कौन करता है, का रास्ता क्या है, एक नर्व इम्पल्सेस होते हैं यानी न्यूरॉन्स, या दूसरे साइड पे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह के थ्रू, यानी नर्वस सिस्टम के थ्रू करते हैं या हार्मोन्स के थ्रू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फीडबैक मैकेनिज्म और होमोस्टेसिस, ये छोटा सा एक सेंटेंस दो है कि हमारे फीडबैक मैकेनिज्म बाहर से भी इफेक्ट होते हैं, हमारे बॉडी में बस चीज़ें भी इफेक्ट करती है, ठीक है। तो होमोस्टेसिस कैन बी अफेक्टेड बाय मेनी थिंग। एक, टॉक्सिन इन आवर एनवायरनमेंट, दे कैन डिस्टर्ब द होमोस्टैटिक मैकेनिज्म। तो अगर होमोस्टैटिक मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाए तो फिर मसले अकर होते हैं। तो एक, टॉक्सिन्स इन आवर एनवायरनमेंट, हम फूड वगैरह में लेते हैं, इनहेल करते हैं, दीज कैन काज और दीज कैन अफेक्ट बैडली द फीडबैक मैकेनिज्म और होमोस्टेसिस को ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। व्हाट वी ईट, अवर स्टेट ऑफ माइंड, क्या हम खा रहे हैं वो भी अफेक्ट करते हैं, हमारे माइंड का स्टेट भी अफेक्ट करता है होमोस्टेसिस को, डिप्रेशन वगैरह और ये एंजाइटी वगैरह सारे अफेक्ट करते हैं ना होमोस्टेसिस को, और फीडबैक मैकेनिज्म के मसले आते हैं तो फिर बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती। हाउ हेल्दी वी आर, हेल्दी जितना इंसान एक इंसान हेल्दी होगा जितना, उतना ही उसके फीडबैक मैकेनिज्म सही काम करेंगे, ठीक है। द मेकअप ऑफ आवर डीएनए, जेनेटिक मेकअप पे भी डिपेंड करता है फीडबैक, यानी कोई म्यूटेशन वगैरह हुई है तो उस पर भी डिपेंड करता है। एंड द इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन एंड रिक्रिएशनल ड्रग्स, इसके अलावा मेडिसिन वगैरह और जो ड्रग्स वगैरह हम यूज़ करते हैं उनकी भी इफेक्ट्स होते हैं फीडबैक मैकेनिज्म्स पे, ठीक है। दे कैन अल्टर द फंक्शनिंग ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म और यू कैन से होमोस्टेसिस। Any of these can affect us at a cellular level, सेलुलर लेवल पे यानी किसी रिसेप्टर के फंक्शन को भी इफेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सेंटर को या इफेक्टर को भी, ठीक है। एंड काज फीडबैक मैकेनिज्म एबनॉर्मेलिटी, और ये जितने भी हमने पढ़े दे कैन काज एबनॉर्मेलिटीज इन द फीडबैक मैकेनिज्म। द हेल्दियर वी आर द बेटर आवर फीडबैक मैकेनिज्म वर्क, जितना हम हेल्दियर होंगे ओवरऑल आप कह सकते हैं उतना ही हमारे फीडबैक सिस्टम सही काम कर रहे होते हैं। तो ये तो फैक्टर्स थे। ओपन एंड क्लोज लूप फीडबैक मैकेनिज्म, ये दो टाइप्स है, एक नेचर ऑफ लूप के बेस पे, बाकी हम अलहदा मेन टाइप्स जो पढ़ेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये भी आप टाइप्स में कंसिडर करते हैं
नेचर ऑफ लूप के बेस पे कि लूप ओपन होता है या वो क्लोज लूप होता है। ठीक है, तो ओपन लूप नाम से जाहिर है उनका लूप ओपन होता है। इन एन ओपन लूप फीडबैक मैकेनिज्म द रेगुलेटरी स्टेप्स are relatively simple. Input from the receptor arrive at the control center and after processing that specific control center sends signal to the associated effector cell. इसको open loop feedback कहते हैं। यानी ये देखिए ये ओपन लूप है। स्टिमुलस आ रहा है, रिसेप्टर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, रिसेप्टर ने कंट्रोल सेंटर को दिए और कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर को दिया और इफेक्टर ने जो एक्टिविटी शो की उसने एडजस्ट कर दिया। एक सिस्टम में चेंज आया था या एक वेरिएबल में बॉडी में चेंज आया, तो इसको ओपन लूप सिस्टम कहते हैं। एक होता है क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, या मैकेनिज्म ओपन लूप इन एन ओपन लूप फीडबैक मैकेनिज्म यानी एक पाथवे की तरह द रेगुलेटरी स्टेप्स आर रिलेटिवली सिंपल। रेगुलेशन ओपन लूप फीडबैक यानी वो फीडबैक मैकेनिज्म जिनमें रेगुलेटरी स्टेप बहुत सिंपल हो, यानी इनपुट फ्रॉम द रिसेप्टर वो आता है कंट्रोल सेंटर को मिलता है। इनपुट क्या है? सिग्नल है, यानी स्टिमुलस डिटेक्ट कर दिया रिसेप्टर ने सेंड कर दिया उस चेंज को नर्व इम्पल्स या हार्मोन के फॉर्म में कंट्रोल सेंटर को, ब्रेन को लेट से, और ब्रेन ने फिर प्रोसेस करने के बाद उस सिग्नल को सेंड कर दिया, कोई एक खास सिग्नल तैयार किया और उसको सेंड कर दिया इफेक्टर सेल्स, जो उस केस में इन्वॉल्व इफेक्टर्स एसोसिएटेड, मतलब हर सिस्टम के लिए हर फीडबैक मैकेनिज्म में अपने एक इफेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको ओपन लूप फीडबैक कहते हैं, यानी क्लोज नहीं होते। क्लोज लूप फीडबैक में एक एडिशनल कंपोनेंट होता है जिसको हम कंपैरेटर कहते हैं। ठीक है, एन एडिशनल स्ट्रक्चर इज एट वर्क। आमतौर पे ऊपर जो कंपोनेंट हमने पढ़े ये देखिए, ये रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर, अगर सिर्फ ये तीन है ये हर फीडबैक मैकेनिज्म में होंगे, लेकिन अगर सिर्फ ये तीन है और एक इजाफी जिसको हम कंपैरेटर कहते हैं वो नहीं है, तो फिर ये फीडबैक सिस्टम ओपन लूप सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, जिस तरह ये डायग्राम है ये ओपन लूप सिस्टम है। स्टिमुलस अराइव हुआ, रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, रिसेप्टर ने सेंड कर दिया सिग्नल से कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर ने सेंड कर दिया इफेक्टर को। ठीक, और एडजस्टमेंट हुई, बस ये फीडबैक सिस्टम। इन लूप्स को हम ओपन कहते हैं, तो आप ओपन कह रहे। ठीक है, इस तरह नहीं होता कि इस तरह सर्कल बैक होते, वो हमने जो जनरल के आउटपुट ऑफ अ सिस्टम तो वो अलग है, यहाँ पे के ओपन रहते हैं, कोई कंपैरेटर नहीं रहता। ठीक है, स्टिमुलस, रिसेप्टर डिटेक्शन, रिसेप्टर सेंड सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर send signal to the effector to make the adjustment. In a closed loop feedback mechanism, an additional structure is at work. This continuously measure, वो additional work comparator कहलाता है, याद रखिए। ठीक है, comparator, COMPARATOR, comparator ये क्या करता है? It measure the effector output and communicate the information direct to the receptor or unit. यानी वो क्या करता है कि receptor unit है, लेट्स से रिसेप्टर यूनिट है एक फीडबैक में और एक इफेक्टर यूनिट है। ठीक है, रिसेप्टर यूनिट और सेंटर में कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, तो आम क्या है लूप? ये है आम, ये ओपन लूप होता है। ठीक है, और यानी स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस डिटेक्ट होता है, जो ऊपर हमने डायग्राम में पढ़ा। लेकिन क्लोज लूप में क्या होता है? एक कंपैरेटर होता है अलग, वो आगे हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे कि कंपैरेटर का क्या मतलब है, जो मुसलसल ये इफेक्टर के आउटपुट के इफेक्टर जो इफेक्ट काज कर रहा है इसको हम इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आउटपुट कहेंगे कि इफेक्टर जो चेंजेस ला रहा है इस फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, तो ये इफेक्टर ये आउटपुट ये रीड कर रहा है, इफेक्टर कंपेयर करता है, ये भी देख रहा है, इफेक्टर पे भी नजर रख रहा है कंपैरेटर, और इधर रिसेप्टर के इनपुट पे भी नजर रख रहा है। ठीक है, यानी ये आप हटा दे, यानी इट कीप्स एन आई बोथ ऑन द इफेक्टर आउटपुट एंड द रिसेप्टर इनपुट। रिसेप्टर यूनिट जो सिग्नल भेज रहा है कंट्रोल सेंटर को और इफेक्टर जो आउटपुट कास्ट कर रहा है, इस दो इन पे नजर रखता है और इसके मुताबिक वो कंट्रोल सेंटर
या इस फुल फीडबैक लूप को एडजस्ट करता है। ठीक है, इसकी स्पीड, इसकी एक्टिवेशन, इसकी स्टॉपेज, ये सब। तो ये कंपैरेटर इन्वॉल्व होने की वजह से इट बिकम्स अ क्लोज लूप कि अंडर ऑब्जर्वेशन होते इफेक्टर का आउटपुट एंड इट इज कंपेयर्ड विद द रिसेप्टर यूनिट आउटपुट। सो द एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कंपैरेटर। इस एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर को कंपैरेटर कहते हैं एंड विल देयरफॉर अफेक्ट व्हाट इंफॉर्मेशन अराइव एट द कंट्रोल सेंटर। और इस वजह से यानी इफेक्टर के आउटपुट को देखते हुए उसके मुताबिक ये एडजस्ट करता है और देखता है कि रिसेप्टर क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कंट्रोल सेंटर को। इज इट क्लियर? तो ये एन एडिशनल स्ट्रक्चर इज एट वर्क दिस कंटिन्यूसली। वो एडिशनल स्ट्रक्चर क्या है? कंपैरेटर है। ठीक है, तो कंपैरेटर therefore affects what information arrive at the control center। और इसी वजह से यानी चेक रखता है कि रिसेप्टर क्या इंफॉर्मेशन दे रहे कंट्रोल सेंटर को और उसी के मुताबिक यानी वो इफेक्टर के आउटपुट को भी देख रहा है। तो मुसलसल यानी उनकी नज़र होती है, एक कंपैरेटर यूनिट होता है क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम्स में, जो क्या करता है इफेक्टर के आउटपुट और रिसेप्टर के इनपुट, यानी रिसेप्टर का जो आउटपुट है, रिसेप्टर का आउटपुट क्या है कि कंट्रोल सेंटर को वो क्या दे रहा है इंफॉर्मेशन, और इफेक्टर का जो आउटपुट है कि वो क्या इफेक्ट शो कर रहा है। इनको देख के इट स्टार्ट कंट्रोलिंग एंड एडजस्टिंग द ओवरऑल दिस रेगुलेटरी पाथवे। तो इसको क्लोज लूप कहते हैं। अ गुड एग्जांपल ऑफ क्लोज लूप फीडबैक मैकेनिज्म इज द मैमेलियन थर्मोरेगुलेशन। In body temperature regulation, the comparator is located in the hypothalamus. Body के temperature regulation में comparator कहाँ पे? Hypothalamus पे है। As a comparator, this tiny area has been told what normal body temperature should be. Comparator के पास क्या होता है? वो normal value उसको पता होती है कि इस वेरिएबल का, लेट्स से इस केस में टेम्परेचर है ना, तो कंपैरेटर एज अ कंपैरेटर हाइपोथैलेमस को पता होता है सेट पॉइंट का कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए। सेट पॉइंट जिसे हम कहते हैं, सेट पॉइंट इज लोकेटेड और हाइपोथैलेमस नो अबाउट, यानी जिस तरह हम थर्मोस्टेट में सेटिंग करते हैं कि बस ये टेम्परेचर जब हो जाएगी इस पे टेम्परेचर यानी एयर कंडीशन रूम का टेम्परेचर बनाएगा, उस तक ड्रॉप करेगा, तो हमने थर्मोस्टेट में सेटिंग की होती है कि 16 डिग्री सेल्सियस लेट से, तो 16 डिग्री सेल्सियस पे वो स्विच ऑफ हो जाएगा अगर टेम्परेचर वहां तक लेकर आता है वो। इसी तरह कंपैरेटर के पास भी बॉडी में यानी हाइपोथैलेमस, इस केस में थर्मोरेगुलेशन में हाइपोथैलेमस एज अ कंपैरेटर काम करता है। ठीक है, तो एज अ कंपैरेटर इसकी ड्यूटी क्या है कि दिस एरिया, टाइनी एरिया मीन हाइपोथैलेमस हैज बीन टोल्ड, उसको ये पता होता है या बताया जाता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए। लेट्स से 36 है, 36.5 है या 37 है। ठीक है, यानी इट हैज अ सेट पॉइंट। ठीक है, सेट पॉइंट मीन किसी भी वेरिएबल का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए उसको हम सेट पॉइंट कहते हैं। विदाउट सेट पॉइंट समझ गए, मतलब नॉर्मल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ पैरामीटर फॉर अ बॉडी, तो स्टैंडर्ड वैल्यू जिसे हम कहते हैं, तो वो हाइपोथैलेमस को पता होता है एज अ कंपैरेटर। विदाउट द कंपैरेटर द अबव thermoregulatory mechanism would be open loop. However, the comparator makes the thermoregulation a closed loop. अगर कंपैरेटर की ड्यूटी हटाए हाइपोथैलेमस की, तो फिर ये थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म मैमेलियन ये क्या बन जाता है? शाबाश, ये ओपन लूप बन जाता है। ठीक है, इसमें देखे ये थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म पहले भी हमने पढ़ा था, हाइपोथैलेमस में भी हमने मेरे ख्याल से एज एग्जांपल पढ़ा है थर्मोरेगुलेशन। यहाँ पे हम एज अ क्लोज फीडबैक लूप का पढ़ते हैं। तो हाइपोथैलेमस यानी स्वेटिंग वगैरह जब होती है, यानी बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर क्या हुआ? बॉडी टेम्परेचर, ये देखे ये एरो देख रहे हैं ना, बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर ने क्या काज किया? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करना
ये हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जब डिटेक्ट कर लेता है तो वो दो सिस्टम्स एक्टिवेट करते हैं, दो प्रोसेसेस, एक वासोडाइलेशन, एक्सटर्नल स्किन के नज़दीक जो रगे है वो डायलेट कर देते हैं, तो उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से जब स्किन के नज़दीक ज़्यादा ब्लड घूमता फिरता है तो कंडक्शन वगैरह के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, यानी एयर जब ऊपर से गुजरती है, इट कैन टेक्स अवे द हीट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो द हीट लॉस इज इंक्रीज थ्रू वासोडाइलेशन, यानी स्किन के नज़दीक ब्लड वेसल्स के डायमीटर को इंक्रीज करना ताकि ज़्यादा ब्लड रेगुलेट हो एट अ टाइम स्किन के नज़दीक, तो ज़्यादा हीट लॉस होगा, कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। इस तरह हाइपोथैलेमस दूसरे साइड पे स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, डायफोरेसिस काज करेगा, तो वो भी कूलिंग काज करेंगे। ठीक है, तो वो भी कूलिंग काज करेंगे। इस तरह अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या काज कर देते हैं, वो ड्रॉप इन टेम्परेचर काज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम फिर कहेंगे कि हाइपोथैलेमस एज अ कंपैरेटर क्या करेगा। ये देखिए क्लोज लूप है, तो hypothalamus as a comparator, it will try to increase heat production and decrease heat loss from the body, ताकि बॉडी टेम्परेचर ऊपर आ जाए नॉर्मल तक। तो वासो कंस्ट्रिक्शन उसके अपोजिट है, स्किन के नज़दीक रगे तंग कर दिए जाते हैं। आम सर्दियों में आप देखते हैं हमारी स्किन ज़्यादा ब्लूइश दिखाई देते हैं, ग्रीनिश दिखाई देते हैं। बाज़ लोग कहते हैं हम काले दिखाई देते हैं सर्दी में। ठीक है, और गर्मी में ठीक दिखाई देते हैं, सुर्ख होते हैं। तो उसकी वजह ये वासोडाइलेशन और वासो कंस्ट्रिक्शन होती है। गर्मी में वासोडाइलेशन की वजह से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट करता है नियर द स्किन, और वासो कंस्ट्रिक्शन की वजह से सर्दियों में ब्लड मूव अवे होती है, यानी इंटरनल ब्लड वेसल्स में, बॉडी के कोर में इंटरनली ब्लड ज़्यादा सर्कुलेट करती है, स्किन के नज़दीक रगे तंग हो जाती है तो ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट नहीं करती, तो इस वजह से आप ब्लूइश या ग्रीनिश दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वासो कंस्ट्रिक्शन का पर्पस क्या होता है कि बॉडी से हीट लॉस ना हो और कम करे हम हीट लॉस। दूसरी साइड पे मसल्स के, स्केलेटल मसल्स के इनवॉलंटरी कंट्रोल स्टार्ट करेगा, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा ताकि वो क्या करे, हीट प्रोडक्शन करे, तो बॉडी वार्म हो जाएगी, टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्लियर? सो विदाउट द कंपैरेटर, ये देखिए ये क्लोज लूप बना देते हैं, दिस इज अ क्लोज लूप। ठीक है, और इस तरह भी ये भी क्लोज लूप बन जाएगा, दिस बिकम्स अ क्लोज लूप। ठीक है, दिस बिकम्स अ क्लोज लूप। इज इट क्लियर? इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सोली ऑन थर्मोरिसेप्टर, इस केस में a different part of hypothalamus constantly compares receptor and effector data with its programmed normal body temperature value. Programmed mean set point जो इसके अंदर फिक्स है। हाइपोथैलेमस को पता होता है कि मैंने बॉडी टेम्परेचर मेरा नॉर्मल ये है, उसमें प्रोग्राम किया 37 एलिट से। तो इसको हम कि रिसेप्टर एंड इफेक्टर कॉन्स्टेंटली कंपेयर्स, यानी इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सोली, यानी सिर्फ थर्मोसेप्टर पे बिलीव नहीं करता कि थर्मोसेप्टर ने हीट का सिग्नल कर दिया तो बॉडी टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, या थर्मोरिसेप्टर ने कूलिंग रिपोर्ट की, ड्रॉप इन टेम्परेचर रिपोर्ट किया तो बस ये बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, बल्कि साथ साथ थर्मोरिसेप्टर की इंफॉर्मेशन भी ये ले रहा है, लेकिन दूसरे साइड पे ये भी देख रहा है कि वो कॉन्स्टेंटली इफेक्टर्स, रिसेप्टर का डेटा भी ले रहा है और इफेक्टर का डेटा भी ले रहा है विद इट्स प्रोग्राम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी ये कॉन्स्टेंटली अपने अंदर सेट पॉइंट जो है उसको कंपेयर करता है विद द रिसेप्टर। यानी हाइपोथैलेमस को जब इंफॉर्मेशन मिलती है रिसेप्टर से, एक्सटर्नल फैक्टर से, तो वो पहले उसको सेट पॉइंट के साथ कंपेयर करता है कि ये क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, जो टेम्परेचर राइज रिपोर्ट कर रहे हैं आया वो नॉर्मल से ऊपर है या नहीं है, नॉर्मल में रह रहा है, तो फिर वो इनिशिएट नहीं करेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि द हाइपोथैलेमस कॉन्स्टेंटली कंपेयर्स रिसेप्टर एंड इफेक्टर्स, रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। ठीक है,
with data with its program normal body temperature value. This means body temperature is always being monitored. यानी ये मुसलसल मॉनिटरिंग करता है बॉडी के टेम्परेचर की. आफ्टर ऑल द मोस्ट क्रिटिकल सिस्टम ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन इट. और इस तरह हाइपोथैलेमस पे या कंपैरेटर पे बहुत ज़्यादा, कंपैरेटर यानी क्लोज लूप फीडबैक्स पे बहुत ज़्यादा अहम किस्म के बॉडी के सिस्टम क्या है, डिपेंडेंट होते हैं. इज इट क्लियर? टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे.